गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग जीके की बात करेंगे और जीके में हम लोग ज्योग्राफी को लेंगे। आज की इस ज्योग्राफी में जिस टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे वो होगा सौरमंडल और इसके बाद अक्षांश और देशांतर। इस वीडियो का मुख्य पर्पस जो है वो रिवीजन पर्पस है। इसमें सिर्फ वही मैटर दिए जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और संक्षिप्त में होंगे ताकि आपका रिवीजन ढंग से हो सके। कम समय में आप इसको अपने परीक्षा के लिए रिवीजन कर ले। इसमें जो भी बात कही जाएगी वो बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं सौरमंडल से। हमारा जो टॉपिक जो मैं स्टार्ट करूंगा वो होगा सौरमंडल। अभी हम लोग जो देखेंगे वो होगा सौरमंडल। सौरमंडल के बाद फिर हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में बात करेंगे। देखिए सौरमंडल से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सौरमंडल जो चीज है उसमें कौन कौन से सदस्य आते हैं। हमारे सौरमंडल परिवार में कौन कौन से सदस्य आते हैं थोड़ा सा देख लिया जाए। तो पहले सौरमंडल के पहले सदस्य को देखा जाए। सौरमंडल में कौन कौन से सदस्य हैं, सौरमंडल किन चीजों से मिलकर बना है। तो सौरमंडल में पहला है सूर्य, इसके बाद ग्रह, इसके बाद उपग्रह, इसके बाद क्षुद्र ग्रह, इसको हम एस्ट्रॉइड्स भी कहते हैं क्षुद्र ग्रह को। इसके बाद हमारे पुच्छल तारे और इसके बाद है उल्का। ठीक है ना, इतना मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। चलिए इस सौरमंडल में क्या नहीं है, तो इसमें निहारिका नहीं है। निहारिकाएं जो होती हैं ये सौरमंडल के सदस्य नहीं है। ठीक है ना, ये सौरमंडल के सदस्य नहीं है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सौरमंडल के सदस्य में कौन सा चीज मौजूद नहीं है। उसमें आपको मिलेगा पुच्छल तारे, उसमें मिलेगा उल्का, उसमें मिलेगा निहारिका। तो राइट आंसर हमारा निहारिका होना चाहिए। चलिए अब सभी के बारे में इंपॉर्टेंट बातों को जान लेते हैं। पहले हम सन को देखते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हमारा जो फोकस होगा वह सन की तरफ होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सन से क्या जुड़ा हुआ है कि सन का जो सरफेस का तापमान है, जो सन के सतह का तापमान है वो कितना है। तो सतह का जो तापमान है सन के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो सन के सतह का तापमान है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। ये सतह वाली बात है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में, ठीक है ना, पृथ्वी पर आने में, ठीक है ना, 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है ना, समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड समय लगता है। चलिए ये तो सन के बारे में इंपॉर्टेंट बात हो गई। बातें और भी हैं लेकिन चूंकि ये वीडियो का मेन पर्पस है रिवीजन, तो इसमें केवल मुख्य बातें ही कही जाएगी। सन का टेम्परेचर बताया गया है कि 6000 डिग्री सेल्सियस, और सन का जो प्रकाश आता है पृथ्वी पर कितना देर में पहुंचता है, तो वो समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। इसको अगर टोटल कहें तो 500 सेकेंड समय लगता है। चलिए ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सन के बारे में हो गया, अब हम एक ग्रह के बारे में बात करते हैं। चलिए अब ग्रह के बारे में देख लिया जाए, जो मुख्य बातें क्या है। देखिए जहां तक कुछ ग्रह हैं जिनके उपग्रह हैं, तो कौन से ग्रह के कौन से उपग्रह है पहले इसको देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि किस ग्रह का कौन सा कलर है। तो अभी हमारा दो फोकस होगा, ग्रह प्लस उनके उपग्रह। चलिए तो बुध का जो उपग्रह है, बुध का उपग्रह 0, मतलब बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, शून्य है। शुक्र के कौन से उपग्रह है भाई, शुक्र का उपग्रह जो है वो शून्य है। पृथ्वी का एक उपग्रह है, पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है चंद्रमा। ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं मंगल के उपग्रह। ठीक है ना, मंगल के उपग्रह में कौन से उपग्रह आते हैं, तो मंगल का उपग्रह जो है उसका नाम है फोबोस, बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिमोस। फोबोस और डिमोस ये दो उपग्रह हैं जिनका संबंध किससे है, मंगल से। चलिए इसके बाद हम आते हैं, पृथ्वी के बाद आते हैं बृहस्पति। बृहस्पति के तो कई वैसे उपग्रह हैं लेकिन सबसे इसका जो इंपॉर्टेंट उपग्रह है वह है गैनीमेड। यह है गैनीमेड, थोड़ा ध्यान दिया जाए। गैनीमेड जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये केवल बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह नहीं है, ये गैनीमेड जो है ना ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद हम आते हैं शनि। शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है ना, ऐसे शनि के भी कई उपग्रह हैं लेकिन इसमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण उपग्रह है वह है टाइटन।
तो टाइटन किसका भाई उपग्रह है? टाइटन का संबंध शनि से है और गैनीमेड का संबंध बृहस्पति से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अरुण एक ऐसा ग्रह है, ठीक है ना, जिसके उपग्रह जो है ना वो शेक्सपियर के पात्र के नाम पर रखे गए हैं। तो शेक्सपियर के दो पात्र हैं, ठीक है ना, एक का नाम है मिरांडा और दूसरा का नाम है टाइटेनिया। टाइटेनिया, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि मिरांडा और टाइटेनिया किसका उपग्रह है? तो मिरांडा और टाइटेनिया अरुण का उपग्रह है और ये शेक्सपियर के पात्र का भी नाम है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि किस ग्रह का उपग्रह शेक्सपियर के पात्र के नाम पर रखे गए हैं, तो वह अरुण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूरेनस, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूरेनस। और ये जो मिरांडा और जो टाइटेनिया है ना, ये शेक्सपियर के पात्र का भी नाम है। चलिए इसके बाद हम बात को आगे लेके चलते हैं। तो ये क्लियर है, बुध के उपग्रह 0, शुक्र उपग्रह 0, ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, मंगल के दो उपग्रह फोबोस और डिमोस। चलिए बृहस्पति का जो उपग्रह का नाम है गैनीमेड। ये गैनीमेड जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। जितने भी उपग्रह मौजूद हैं सौरमंडल में, उसमें सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो गैनीमेड है। शनि का उपग्रह का नाम टाइटन है। अरुण के उपग्रह में विशेषता क्या है? तो इसमें विशेषता ये है कि जो मिरांडा और टाइटेनिया ये जो दो नाम है, ये शेक्सपियर के पात्र का भी यही नाम है। चलिए हम लोग बात को आगे बढ़ते हैं लेकर के। चलिए देखते हैं अब किस ग्रह का कौन सा कलर है, कौन सा ग्रह किस कलर का नजर आता है, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए ये जो पृथ्वी है ये आपको नीला नजर आएगा, ठीक है। चलिए ब्लू, इसको इंग्लिश में अगर कहें तो ब्लू। चलिए जो हमारा जो मंगल है जिसको मार्स कहते हैं, ये रेड है ना, इसको लाल ग्रह भी कहते हैं, इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। ये लाल नजर आएगा क्योंकि इसमें ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, फेरस बहुत ज्यादा है इस ग्रह पर, तो ये लाल नजर आएगा, रेड इसको कहेंगे हम। चलिए इसके बाद जो शनि, शनि जो ग्रह नजर आता है ये येलो पीला नजर आता है। शनि ग्रह जो नजर आता है ये पीला नजर आता है। और इसके बाद हम बात करते हैं सबसे अंतिम जो वरुण, जिसको इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में नेपच्यून कहते हैं, ये डीप ब्लू अथवा ग्रीन ये नजर आता है, मतलब ये हरा नजर आने वाला ग्रह है, हरा ग्रह है ये, ठीक है ना। इसको हम ग्रीनिश ब्लू कहते हैं, इसका जो कलर का नाम है वो है ग्रीनिश ब्लू। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। पृथ्वी नीला ग्रह, लाल ग्रह मंगल, ठीक है ना, पीला ग्रह शनि और हरा ग्रह जो है वो वरुण है। चलिए अब बाकी ग्रहों की जो मुख्य विशेषता है थोड़ा उसको देख लिया जाए। देखिए सबसे एक होता है परिक्रमण, ठीक है ना, सूर्य के चारों ओर घूमने को कहते हैं। सूर्य के चारों ओर जो घूमने की जो प्रक्रिया होती है इसको कहते हैं इंग्लिश में रिवॉल्यूशन। आप पहले ऐसे समझे, इसको हिंदी में कहते हैं परिक्रमण, परिक्रमण काल, ठीक है ना। और अपने अक्ष पर जो घूमता है अगर कोई ग्रह तो ये होता है परिभ्रमण। अपने अक्ष पर घूमने की जो प्रक्रिया होती है ये क्या कहलाता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं रोटेशन। रोटेशन अपने ग्रह पर होता है, ठीक है ना। और रिवोल्यूशन किसका होता है? तो रिवोल्यूशन सन का होता है। चलिए दो पहले शब्द को समझिए, रिवोल्यूशन क्या है, रोटेशन क्या है। रिवोल्यूशन जो होता है ना वो सन के चारों ओर होता है, वो सन के चारों ओर होता है। रोटेशन क्या होता है? अपने ही अक्ष पर चारों तरफ घूमने को क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। चलिए अब रोटेशन और रिवॉल्यूशन से संबंधित कुछ बेहद ही इंटरेस्टिंग बातें हैं। देखिए वो ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा को सबसे कम समय में कर लेता है, यानी कि वो सूर्य का परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है, वह है बुध। तो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है भाई? करने वाला ग्रह कौन सा है? तो वह है बुध।
ठीक है ना, वह बुध। चलिए हम बात को आगे लेके चलते हैं। सबसे ज्यादा समय में, चूंकि बुध क्यों सबसे कम लेता है, क्योंकि वो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, ठीक है ना। जो सन के जो सबसे नजदीक जो ग्रह है वो कौन है, वो बुध है, ठीक है ना। ये बुध जो है ना, ये सबसे नजदीक है। चलिए अब सबसे ज्यादा समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन होगा, सबसे ज्यादा समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला जो ग्रह का नाम है, अब सबसे दूर पर कौन सा ग्रह बैठा है, तो वरुण, जिसको हम नेपच्यून कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका है वरुण। सबसे ज्यादा समय ये लेता है 165 वर्ष, ठीक है ना। इसको 165 वर्ष लग जाते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में। मतलब आप ऐसे समझिए कि जो बुध करता है 88 दिनों में, ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में कर लेता है, और वरुण जो करता है सूर्य की परिक्रमा 165 वर्ष में करता है। चलिए अब हम आगे बात को देखते हैं कि अपने अक्ष पर सबसे तेज परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है। ये तो सूर्य का परिक्रमा हो गया। अब अपने अक्ष पर सबसे तेज रोटेशन किस ग्रह का है, चलिए तो सबसे अपने अक्ष पर, अपने अक्ष या केंद्र उसको कह लीजिए, अपने केंद्र या अक्ष पर सबसे तेज, ठीक है ना, परिभ्रमण करने वाला ग्रह। परिभ्रमण का मतलब आप कंफ्यूजन ना हो, आप इसको रोटेशन इंग्लिश से समझें। रोटेशन करने वाला ग्रह कौन सा है भाई, तो ये जो चीज है वो है आपका बृहस्पति। बृहस्पति अपने अक्ष पर सबसे फास्ट भागता है। आप ऐसे समझिए कि 9.5 घंटे में अपने ये कंप्लीट रोटेशन पूरा कर लेता है, ठीक है ना। यानी कि बृहस्पति का 9.5 घंटा में पूरा उसका सेंटर का जो धुरी है उसका परिक्रमण हो जाता है। तो बृहस्पति जो है ना अपने अक्ष पर सबसे फास्टेस्ट वो रोटेशन करता है। चलिए अब अपने अक्ष पर सबसे धीमा रोटेशन किसका है भाई, थोड़ा सा इसको भी देखा जाए। अपने अक्ष पर सबसे धीमा परिभ्रमण किसका है, किस ग्रह परिभ्रमण करने वाला ग्रह का क्या नाम है, चलिए तो इसका नाम है शुक्र है, ठीक है ना। जो अपने अक्ष पर सबसे ही धीमा वो घूमता है तो वो है शुक्र है, जिसको हम इंग्लिश में ना वेनस कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम वेनस कहते हैं। चलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला बुध, क्योंकि सबसे नजदीक है, ज्यादा सोचना नहीं है। चलिए सबसे ज्यादा समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह वरुण, चूंकि वह सबसे दूर पर है। चलिए अपने अक्ष या केंद्र पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है, तो वह बृहस्पति है, जुपिटर। चलिए इंग्लिश भी थोड़ा क्लियर कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़ते हैं। अपने अक्ष पर सबसे धीमा, ठीक है ना, परिभ्रमण करने वाला ग्रह का नाम क्या है, तो वो शुक्र है। चलिए बात को आगे लेके चला जाए, कुछ और इंटरेस्टिंग बातें देखते हैं ग्रह से रिलेटेड। चलिए देखते हैं किस ग्रह की क्या खासियत है। तो देखिए जो शुक्र जो ग्रह है, ठीक है ना, इसको क्या क्या नाम से पुकारा जाता है, शुक्र ग्रह के बारे में कुछ बातें हैं। शुक्र ग्रह को कहा जाता है भोर एवं सांझ का तारा। किस ग्रह का नाम है भोर एवं सांझ का तारा, तो ये सुबह में और शाम में ना बहुत ब्राइट नजर आता है, ये शुक्र ग्रह की विशेषता है। चलिए क्योंकि इसकी आकार, शुक्र ग्रह का आकार पृथ्वी के समान है, अतः इसको पृथ्वी की बहन अथवा पृथ्वी की जुड़वा भी कहते हैं। इसका दूसरा विशेषता क्या है, शुक्र ग्रह का दूसरा विशेषता है पृथ्वी का जुड़वा भी कहते हैं इसे, या इसको कहते हैं पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। चलिए अब हम आगे आते हैं, थोड़ा मंगल ग्रह के बारे में देख लेते हैं। मंगल ग्रह की क्या विशेषता है, चलिए इसकी एक और विशेषता है, थोड़ा इसको भी और क्लियर कर लेते हैं। शुक्र ग्रह की एक और विशेषता है कि शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है और सबसे चमकीला भी है। जितने भी प्लेनेट हैं उसमें सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गर्म ग्रह वो शुक्र है। तो इसको एक और दर्जा दिया गया है सबसे गर्म ग्रह का
सबसे हॉट ये ग्रह है, सबसे सबसे गर्म ग्रह और प्लस सबसे चमकीला ग्रह भी है। सबसे चमकीला ग्रह जो है ना वो शुक्र है। चलिए, और सबसे गर्म भी है। चलिए, मंगल ग्रह की क्या विशेषता है थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। चलिए, पृथ्वी की भांति इस ग्रह पर भी ऋतु परिवर्तन होते हैं। मंगल ग्रह के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पृथ्वी की तरह यहां भी ऋतु परिवर्तन होते हैं। चलिए, इस ग्रह पर पृथ्वी की भांति ऋतु परिवर्तन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सीजन यहां भी चेंज होता है पृथ्वी की तरह, ऋतु परिवर्तन होते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए, अब हम आते हैं बृहस्पति के बारे में। थोड़ा बृहस्पति के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो देखिए, ये जो ग्रह है सबसे बड़ा ग्रह है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 पृथ्वी घुस जाएगा। आप ऐसा समझिए। तो पृथ्वी इसके समक्ष क्या है, एक बहुत ही टीनी पार्टिकल की तरह है। ठीक है ना। ये इसका आकार इतना बड़ा है, आकार इतना बड़ा है कि इसमें, ठीक है ना, 1300 पृथ्वी समा जाएगा। इतना बड़ा है। अब इसको आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा है। अतः यह सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी भी ग्रह है। बृहस्पति के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह का संज्ञा दर्जा किसे दिया गया है, जुपिटर को। सबसे बड़ा भी है एवं सबसे भारी भी है। चलिए, आते हैं नेक्स्ट, हम आते हैं शनि के तरफ। देखिए, शनि के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है। अगर सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, ठीक है ना, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, तो उसमें सबसे कम घनत्व जिस ग्रह का है वह शनि है। शनि का सबसे कम घनत्व है। इसका घनत्व पानी के घनत्व से भी कम है। घनत्व इतना कम है कि ये तो पानी पर भी तैर जाएगा। तो चलिए, शनि देखने में पीला लगता है और इसका घनत्व सबसे कम है। ठीक है ना। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है, तो वह शनि है। ठीक है ना। और सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन है, सौरमंडल का सबसे ज्यादा ना घनत्व वाला ग्रह जो है वो पृथ्वी है। थोड़ा ध्यान दिया जाए, मैक्सिमम डेंसिटी पृथ्वी का है और मिनिमम डेंसिटी किसका है, तो शनि का है। चलिए, शनि के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात आप जान ले कि शनि जो है ना सबसे सुंदर ग्रह है। शनि में ना छल्ले पाए गए हैं, है ना। जिस ग्रह में सर्वाधिक छल्लों की संख्या, रिंग उसको आप ऐसे कहिए, आप देखिएगा पिक्चर वगैरह में भी ना, तो जो सैटर्न जो है ना उसके चारों तरफ ना छल्ले हैं, वलय, उसको आप वलय, छल्ले, रिंग कुछ भी कह सकते हैं। तो ये ना सबसे सुंदर ग्रह कौन है, सबसे चमकीला तो शुक्र है। देखिए, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, लेकिन सबसे ब्यूटीफुल जो ग्रह है वो माना जाता है शनि को। तो सबसे सुंदर जो ग्रह है वो आपका शनि है। ठीक है ना। अच्छा, वलय की संख्या इसमें रिंग जो है ना वो सैटर्न में भी है, वो अरुण में भी है, दूसरे ग्रह में भी वलय है, लेकिन सर्वाधिक वलय की संख्या किसमें है, तो शनि में है। सर्वाधिक वलय जो है रिंग, वलय का मतलब आप रिंग समझे, सर्वाधिक वलय का मतलब रिंग समझिए, कि संख्या जो है वो सैटर्न में है। चलिए, आगे बात को लेके चलते हैं। चलिए, अरुण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। यूरेनस जिसको कहते हैं, चलिए, ये अपने अक्ष पर इतना झुक गया है, 98 डिग्री झुका हुआ है कि एकदम एक तरह से जब चक्कर लगाता है ना सन का, तो मालूम पड़ता है कि लेट गया है। एक तरह से इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं।
है ना। अरुण के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसके अक्ष पर इतना झुकाव है कि इसको लेटा हुआ ग्रह कह दिया जाता है, ठीक है ना। लेटा हुआ ग्रह का संज्ञा किसको दिया गया है, चलिए अरुण को, तो ये लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। चलिए वरुण के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, जिसको हम इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। चलिए क्योंकि यह सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है, तो यह सबसे ठंडा ग्रह है, आप ऐसे समझिए, सबसे दूर पर स्थित है और सबसे ठंडा यह ग्रह है। इस पर काफी मात्रा में ना, इस पर मीथेन गैस का ना बहुत आयात है, इस पर काफी मात्रा में मीथेन गैस पाया जाता है। चलिए तो ये रूप से कैसा दिखने में लगता है, ग्रीनिश ब्लूइश, ठीक है ना, मतलब कि डीप ब्लू कह लीजिए, इसको हरा कह लीजिए, एक शब्द में हरा कह लीजिए। तो इस पर ये सबसे ठंडा ग्रह है, ठीक है ना। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो वो वरुण है। क्यों, क्योंकि इसकी दूरी जो है ना सन से सबसे अधिक है। चलिए तो ये तो बात हो गया, ग्रहों के बारे में बात हो गया। चलिए पृथ्वी के बारे में हम तो अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम पृथ्वी का उपग्रह ले लेते हैं चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में जानिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखिए चंद्रमा पर एक जगह है जिसको कहते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है ना, शांति सागर। ये शांति सागर जो जगह है ये कहां पर है ना, इसको अंग्रेजी में भी आप कह सकते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जिसका हिंदी होता है शांति सागर। ये शांति सागर कहां पर है, तो वो चंद्रमा पर है, ठीक है ना। शांति सागर चंद्रमा पर स्थित है, चंद्रमा पर स्थित है, ठीक है ना। ये वही जगह है शांति सागर, ये वही जगह है जहां पर नील आर्मस्ट्रांग ने अपना पहला कदम रखा था। चांद पर जब उतरे थे तो जिस जगह पर उतरे थे उसका नाम था सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है ना। चलिए आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग जिसको कहिए, नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है ना, शांति सागर पर उतरे थे, शांति सागर पर उतरे थे। देखिए जब इन्होंने चांद पर पैर रखा था, ठीक है ना, जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पैर रखा था तो एक उन्होंने वाक्य कहा था, और वो वाक्य एक तरह से एक अमर वाक्य बन गया। वो वाक्य क्या था, है ना, स्मॉल स्टेप, स्मॉल स्टेप। जब उन्होंने चांद पर पैर रखा तो उन्होंने जिस वाक्य का, जिस बात को कहा था, वो बात क्या है, स्मॉल स्टेप ऑफ ए मैन एंड जायंट लीप ऑफ मैनकाइंड। ये किसका स्टेटमेंट है, तो ये नील आर्मस्ट्रांग का स्टेटमेंट है, ठीक है ना। जब उन्होंने चांद पर पैर रखा था तो उन्होंने क्या कहा था कि ये आदमी के लिए तो एक छोटा सा कदम है, लेकिन मानव जाति के लिए एक ये बहुत बड़ी छलांग है, ठीक है ना। ए जायंट स्टेप ऑफ मैनकाइंड, जिसको कहने वाला नील आर्मस्ट्रांग। चलिए चांद का कितना भाग हमें दिखाई देता है, चलिए चांद का आप ऐसे समझिए, चांद का हमें 59% भाग ही दिखाई देता है। चांद का हमें पूरा भाग दिखाई नहीं देता है, चांद का हमें आधा आधा मान के चलिए, 59% भाग ही हमें पृथ्वी से नजर आता है, ठीक है ना। यदि चांद को अगर आसमान से देखते हैं, चलिए ये तो पहले क्लियर हो गया है। हम लोगों ने चांद के बारे में क्या देखा, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी एक जगह है जो कि चंद्रमा पर स्थित है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी एक जगह था जहां पर नील आर्मस्ट्रांग ने अपना पैर रखा था, और ये नील आर्मस्ट्रांग की एक बहुत फेमस लाइन है, स्मॉल स्टेप ऑफ ए मैन एंड जायंट स्टेप ऑफ ए मैनकाइंड, ठीक है ना। चलिए चांद का हमें कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है पृथ्वी से, तो 59% दिखाई देता है। चलिए अब हम इस बात को हम यहां से आगे लेके चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर की। अब हमारा जो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा अक्षांश और देशांतर। चलिए
पहले आप ये समझिए कि ये हमारा एक पृथ्वी है, ठीक है ना। पहले तो सबसे पहले हम पृथ्वी के आकार के बारे में बात करके, पृथ्वी का आकार, वास्तविक आकार क्या माना गया है। तो सबसे पहले आप ये जान ले कि जो पृथ्वी का जो आकार है ना, पृथ्वी का जो आकार है इसको माना गया है जियोड। इसको क्या माना गया है, इसके आकार को माना गया है जियोड। यही पृथ्वी का आकार माना गया है कि पृथ्वी का जो आकार है ना वो जियोड है। चलिए अब ये, चलिए हम पृथ्वी लेते हैं, ये हमारा 0 डिग्री है, ठीक है ना। और यहां से यहां जो लाइन है जो खींचा गया है ईस्ट से वेस्ट, आप ऐसा समझिए, ये इसको कहते हैं विषुवत रेखा, इसको कहते हैं विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा 0 डिग्री पर खींचा गया है, ठीक है ना, ईस्ट और वेस्ट के बीच। देखिए ये आपका उत्तरी गोलार्ध, ये जो चीज है ना उत्तर में है तो इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। ये जो भाग है ना ये उत्तरी गोलार्ध है, आप इसको संक्षेप में समझे। और चूंकि ये दक्षिण में है तो इसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। चलिए ये आपका है नॉर्थ पोल, ठीक है ना, और ये है आपका एसपी साउथ पोल। चलिए देखिए अक्षांश की संख्या कितनी है, देखिए 90 इधर अक्षांश है और 90 इधर है, ठीक है ना। ये विषुवत रेखा क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। ये विषुवत रेखा क्या करती है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। चलिए देखिए ये विषुवत वृत्त है, ये सबसे बड़ा वृत्त है जो कि पृथ्वी पर खींची जा सकती है, ठीक है ना। हम इसको कैसे समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात। विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त सबसे बड़ा वृत्त है, सबसे बड़ा वृत्त है, ठीक है ना, जिसे पृथ्वी या ग्लोब, इसको जो भी कह लीजिए, पर खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। चलिए इसको ना ग्रेट सर्किल कहा गया, इसको क्या कहा गया है, बृहत्तम वृत्त, ठीक है ना। इसका अगर इंग्लिश में कहा जाए तो इसको क्या कहा गया है, विषुवत रेखा को ग्रेट सर्किल कहा गया है। चलिए अब इसके समानांतर भी कई रेखाएं हैं, ठीक है ना, इसके समानांतर भी कई रेखाएं हैं, आप ऐसे समझिए। ये स्मॉल सर्किल है, जो विषुवत रेखा है ना, ये जो विषुवत रेखा है इसको बृहत सर्किल, इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो बृहत वृत्त कहा गया है, ठीक है ना। और ये सब जो है ना लघु वृत्त है, ये सब जो है ना जो इसके समानांतर है ना ये लघु वृत्त है, आप ऐसे समझिए। तो आप अब इंपॉर्टेंट बात मैं आपको लेके चलता हूं। अब यहां से इंपॉर्टेंट बात आप सीखिए कि ये जो पृथ्वी से जो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर है ना, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में ऐसे कहें, देखिए 0 डिग्री विषुवत रेखा से, 0 डिग्री विषुवत रेखा से, ठीक है ना, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं, कर्क रेखा, वो क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, थोड़ा ध्यान दिया जाए, ठीक है ना। 0 डिग्री विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री जब हम उत्तर में आते हैं तो हमें कर्क रेखा मिलता है, और 23.5 डिग्री हम साउथ में आते हैं तो हमें मकर रेखा मिलता है। 0 डिग्री विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री साउथ आने पर हमें क्या मिलता है, मकर रेखा मिलता है। चलिए भारत में जो है वो कर्क रेखा कहां से गुजरता है, ये सारी बातें हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है ना, सारी बातें हम लोग देखेंगे। कौन मकर रेखा कहां से गुजरता है, कर्क रेखा कहां से गुजरता है, ये सारी बातें हमें समझेंगे। देखिए 1 डिग्री, 1 डिग्री जैसे आप ये देख रहे हैं, ठीक है ना, 0 डिग्री फिर आएगा 1 डिग्री फिर आएगा 2 डिग्री 90, आप ऐसे समझिए कि ये हमारा जो पृथ्वी है ना, ये इसमें कितने, इसमें देशांतर, देखिए ये अक्षांश है, इस तरह के जो ये लाइन है ना क्षैतिज, इसको हम अक्षांश कहते हैं। तो अक्षांश की संख्या कितनी है, अक्षांश की संख्या जो है आप ऐसे समझे, अक्षांश की संख्या टोटल जो है वो 180 है ना, 90 उत्तर में है और 90 दक्षिण में है, ठीक है ना। अक्षांश की टोटल संख्या जो है वो 90 उत्तर में है और 90 दक्षिण में, तो टोटल संख्या 180 है। अब 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री अगर देशांतर को पार करने में 1 डिग्री सॉरी 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है, तो वो होता है 111 किलोमीटर, ठीक है ना। 1 डिग्री मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात, 1 डिग्री अक्षांश को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, 1 डिग्री से 2 डिग्री जाने में हमें कितना किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा, तो 111 किलोमीटर। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं,
देखिए जो सूरज होता है ना, तो ये कर्क रेखा पर, ठीक है ना, और मकर रेखा पर साल में एक बार सीधे लंबवत पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, तो इंपॉर्टेंट बात अभी मैं लेके चल रहा हूं, ये पूरा क्लियर हो गया है, ये हमारा ग्लोब है, आप ऐसे समझिए। ये जो 0 डिग्री से विषुवत रेखा खींचा गया है, विषुवत जो वृत्त होता है ये सबसे बड़ा वृत्त होता है जिसको पृथ्वी पर खींचा जा सकता है, आप ऐसा समझिए। इसको ग्रेट सर्किल कहा गया है, हिंदी में कहें तो वृहद वृत्त। चलिए, इसके समानांतर भी कई रेखाएं हैं, इसके समानांतर उत्तर में 90 रेखाएं हैं, नीचे में भी 90 रेखाएं हैं, 90 डिग्री ऐसे समझिए, एक डिग्री लेते हैं तो 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण। चलिए, इस 90 डिग्री में 0 डिग्री से 33.5 डिग्री उत्तर, 0 डिग्री से अगर हम लेते हैं और 33.5 डिग्री उत्तर पर जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कर्क रेखा मिलता है। उत्तर में कर्क रेखा होता है और नीचे में क्या होता है, साउथ में क्या होता है, मकर रेखा होता है, ठीक है। 1 डिग्री अक्षांश को अगर हम तय करते हैं तो कितना किलोमीटर तय करेंगे, 111 किलोमीटर तय करेंगे। चलिए, हम लोग बात को आगे लेके बढ़ते हैं। चलिए, थोड़ा सा देशांतर के बारे में जानते हैं कि देशांतर क्या होता है। ये तो अक्षांश वाली बात थी। देखिए, 0 डिग्री से लेके ना नॉर्थ से साउथ एक रेखा खींचा गया, ठीक है ना, ये देशांतर रेखा कहलाया। ये कौन सी रेखा कहलाया, ये देशांतर रेखा कहलाया। पहले आप ऐसा समझ, ये जो रेखा कहलाएगा वो देशांतर रेखा होगा। अब इसी के समानांतर ना कई रेखाएं खींची जाएंगी, इसी के समानांतर कई रेखाएं खींची जाएंगी। पहले आप ऐसे समझ, चलिए देखिए, ये जो है ना ये प्रधान देशांतर रेखा है। ये तो ये सारे देशांतर रेखाएं हैं, ये सारे देशांतर रेखाएं हैं। ये जो जो रेखा आप देख रहे हैं ना, ये जो रेखा देख रहे हैं ना, इसको हम प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है ना, प्राइम मेरिडियन, ठीक है ना, इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ये कहलाता है प्राइम मेरिडियन, इसको हम कह सकते हैं प्रधान देशांतर रेखा। प्रधान देशांतर रेखा कितना से गुजरता है, प्रधान देशांतर रेखा, और यहीं पर इसी लाइन को एक और नाम से जानते हैं, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है ना। तो इस 0 डिग्री पर ही जीएमटी है और 0 डिग्री पर ही प्रधान देशांतर है। ओके, चलिए, ये जो प्रधान देशांतर है, अब इसी के समानांतर भी आपके कई देशांतर आपको मिल रहे हैं जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। देखिए, अक्षांश में बात करें तो केवल विषुवत रेखा ही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। देखिए, दोनों में अंतर क्या है, ये विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, जबकि कोई भी देशांतर रेखा, हम किसी भी देशांतर रेखा को लेंगे तो ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देगा। चूंकि देखिए कितने देशांतर रेखाएं हैं, इसमें टोटल 360 देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, विषुवत रेखाओं की, अक्षांश की, सॉरी, देखिए अक्षांश की संख्या कितनी थी, अभी थोड़ा देर पहले बात हुआ है, तो अक्षांश की संख्या थी 180, ठीक है ना, 90 उत्तर 90 दक्षिण। अब 360 देशांतर रेखाएं हैं, आप ऐसे समझिए, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बात हो रहा है, तो इसकी संख्या कितना है, ठीक है ना, वो 360 है रेखाएं हैं। 180 चला गया किधर, 180 चला गया आपका 180 ईस्ट और 180 वेस्ट, ठीक है ना, 180 पूरब और 180 पश्चिम, ठीक है ना, 180 पूरब एवं 180 पश्चिम चला गया। चलिए देखिए, चूंकि अब पृथ्वी घूम रहा है तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर को अगर पार करना है, सन को पार करना है, सन के इर्द गिर्द तो पृथ्वी घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि एक देशांतर को दूसरे देशांतर पर जाने में समय कितना लगेगा, एक देशांतर, 1 डिग्री देशांतर है ना, पार करने में ठीक है ना, कितना समय लगता है, 4 मिनट का। 4 मिनट अगर आप एक देशांतर पार करते हैं तो उसमें अगर मिनट में अगर कन्वर्ट किया जाए तो वो 4 मिनट में लगता है, 4 मिनट लगता है। पृथ्वी को कितने समय कटिबंध में बांटा गया है, तो 24 समय कटिबंध में बांटा गया है। टाइम जोन कितने हैं, टाइम जोन की टोटल संख्या जो है, जिसको आप समय कटिबंध भी कहते हैं, इसकी टोटल संख्या 24 है। चलिए, अब भारत का जो प्रधान देशांतर है,
भारत की जो देशांतर है, सॉरी प्रधान देशांतर नहीं, भारत कितना देशांतर पर अपना मानक समय लिया है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट। भारत जो है, आप ऐसे समझिए, भारत की जो देशांतर रेखा है, प्रधान देशांतर रेखा, वो कितना पर लिया गया है, 82.5 डिग्री ईस्ट पर भारत का अपना IST है, ठीक है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है ना। भारत के स्टैंडर्ड टाइम कहां से लिया गया है, 82.5 डिग्री ईस्ट पर लिया गया है। ये कहां से गुजरता है, तो इलाहाबाद के समीप, इलाहाबाद के समीप नैनी एक जगह है, नैनी से गुजरता है। चलिए, अभी मैंने क्या कहा, देखिए यहां थोड़ा आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। भारत की जो 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 भारत का जो देशांतर रेखा है वो कितना से लिया गया है, 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया गया है। यानी कि जीएमटी कितना हो गया, 0 डिग्री। जीएमटी ग्रीनविच जो मीन टाइम है, ये दुनिया भर में है ना, इसके लिए एक सार्वभौमिक टाइम है। जीएमटी जो है ना, वो दुनिया भर के लिए एक सार्वभौमिक टाइम है। तो जीएमटी से भारतीय जो टाइम है कितना आगे है, भारतीय स्टैंडर्ड जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि जीएमटी से जो भारतीय जो समय है वो कितना है आगे, आगे की पीछे है। तो देखिए, अगर ईस्ट की तरफ जाते हैं तो समय बढ़ेगा, और वेस्ट की ओर जाते हैं तो समय घटेगा। तो चूंकि भारतीय टाइम कितना से लिया गया है, कितना डिग्री से लिया गया है, 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया गया, ईस्ट की ओर हम जा रहे हैं तो समय प्लस में जाएगा। तो चलिए, जीएमटी से भारतीय समय कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट का समय आगे है। इसका मतलब है कि अगर 10 बज रहा है अगर भारत में, तो जीएमटी पर कितना टाइम होगा, आप 5.5 घंटा पीछे चले जाइए, ठीक है ना, वहां से भारतीय समय 5.5 घंटा आगे है। चलिए, देखिए भारत भी एक बहुत विशाल देश है। विशाल देश इतना है, इतना बड़ा है कि भारत के पूर्व और पश्चिम में कितने घंटे का अंतर आ जाता है, 2 घंटे का, 2 घंटे का अंतर आ जाता है। भारत का सबसे पूरा भाग लिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश, अब भारत का सबसे पश्चिम भाग लिया जाए तो गुजरात का काठियावाड़, ठीक है ना। इनके बीच का जो अंतर है, वो पूरब और पश्चिम के बीच का अंतर कितना है, वो 2 घंटे का अंतर है। तो बच्चों, इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा, इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने सौरमंडल के से संबंधित चीजों का हम लोगों ने क्विक रिवीजन कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर सीखा। इंपॉर्टेंट बात क्या है आपके लिए, कि भारत का प्रधान देशांतर कितना डिग्री पर है, तो वो 82.5 डिग्री ईस्ट पर है, पहला। दूसरा चीज हम लोगों ने क्या सीखा, कि जो भारतीय समय है वो जीएमटी से कितना आगे है, तो वो जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। चलिए, एक चीज यहां मैं और बताना चाहूंगा कि हमारा ये जो जीएमटी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ग्रीनविच मीन टाइम है ना, ये एक अंतरराष्ट्रीय समय है, आप ऐसा समझ। ये कहां से गुजरता है, इसके गुजरने की जो रेखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो जीएमटी है अटलांटिक महासागर से गुजरता है। किस महासागर से, अटलांटिक महासागर से। यहाँ 2 बात मैं बहुत मेंशन करना चाहूंगा कि हमारा जो जीएमटी है, ठीक है ना, इसका पासिंग कहां से होता है, अटलांटिक महासागर से, बहुत इंपॉर्टेंट। अब चलिए, अब 180 डिग्री, 180 डिग्री जो देशांतर है, अभी तो 0 डिग्री है, इसकी तरफ आप आगे बढ़िएगा। 180 डिग्री जो देशांतर होता है, आप ऐसे समझिए, उसको न माना गया है इंटरनेशनल, है ना, उसको माना गया है, जस्ट मिनट, और इसको हटा लिया जाए। देखिए, जीएमटी कितना डिग्री पर है, जीएमटी जो है ना वो 0 डिग्री देशांतर पर आपका प्रधान देशांतर भी है, ठीक है ना। इस लाइन को कहते हैं प्रधान देशांतर भी कहते हैं, और इसको हम जीएमटी भी कहते हैं, ठीक है ना। 0 डिग्री देशांतर को हम प्रधान देशांतर कहते हैं और जीएमटी भी कहते हैं। और जीएमटी कहां से गुजरता है, तो यह अटलांटिक महासागर से गुजरता है। सभी समय दुनिया में कहीं के भी समय इस जीएमटी से ही लिया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आज का हमारा वीडियो सेशन इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो सेशन में
हम लोग और भी क्विक रिवीजन सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें कि ज्योग्राफी के बहुत महत्वपूर्ण बातों को बहुत कम समय में रिवीजन के दृष्टिकोण से वीडियो को रखेंगे। तो आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।